Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip IS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465. Hello friends, welcome you all to the discussion of analysis of UPSC prelims previous year's question paper. Right now we are discussing questions of UPSC prelims from the year 2011. Today we are going to discuss from question number 31. So what it says, let's go for it. Listen question carefully. In the context of global oil prices, Brent crude oil, listen this name very carefully, Brent crude oil is frequently referred to in the news. What does this term imply? मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीधा सीधा सवाल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल से आपका क्या मतलब है? अभी आप एक बात ध्यान में लीजिए, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप वो पूरे न्यूज़ का पूरा पीएचडी कर देते हो और आप क्या करते हो, जो बेसिक टर्म्स है उस पर आप ध्यान नहीं देते हो. इसी प्रकार का और एक सवाल आया था, जो F1 रेसेस होती है, फार्मूला 1 कार की जो रेसेस होती है, ये फार्मूला 1 कार की रेसेस में जो अलग अलग प्रकार के फ्लैग्स दिखाई दिए जाते हैं, वो हर एक फ्लैग का क्या मतलब है, इस बारे में सवाल था. और हम क्या करते हैं, कौन F1 रेस कितनी बार जीता है, वो कौन से देश से था, उसका मैच द पेयर हम करते हैं, वो उसकी कौन सी कंपनी थी, और हम क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर इवेंट है, वो इवेंट का जो बेसिक थिंग है, वो बेसिक थिंग हम प्रिपरेशन नहीं करते, और इस वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाता है. एंड देन वी से कि मैंने बहुत करंट इवेंट पढ़ा था, फिर भी मेरे सवाल और मेरे आंसर्स गलत हो गए. सो ध्यान में रखिए, आप जो कोई भी करंट इवेंट पढ़ोगे, वो करंट इवेंट पढ़ते समय उसका पीएचडी करने से पहले आप उस करंट इवेंट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के बारे में सवाल आता है. सो आज का सवाल है, पहला जो 31st क्वेश्चन है वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में. सो ये क्या है, देखिए, सिर्फ फर्स्ट चीज हम पहले सभी ऑप्शंस देखेंगे. इट इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल. देखिए, ये तो सबसे सही बात है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल मतलब ये कोई तो भी क्लासिफिकेशन होगा और ये मेजर क्लासिफिकेशन होगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है. सो अगर ये पहला पॉइंट अगर सही है तो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, वन ऑप्शन दिया नहीं है. आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज फर्स्ट टाइम से करना है. दूसरी, इट इज सोर्स्ड फ्रॉम नॉर्थ सी. अभी देखिए, हमें ये पता नहीं है कि ये नॉर्थ सी में से आता है या नहीं, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा नहीं है. हमने बहुत जगह ब्रेंट क्रूड ऑयल पढ़ा है, उसके बारे में हमने न्यूज़पेपर में देखा है, लेकिन हम उसके बारे में कभी जानने की कोशिश कोई नहीं करता है. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. सो यहाँ पे क्या है, हमें ये पता नहीं है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल नॉर्थ सी में से मिलता है या नहीं. सो हम इस पे क्या करेंगे, हम इसको एक राउंड कर देंगे, देखेंगे कि ये कहाँ पे आता है. तीसरा है, इट डज नॉट कंटेन सल्फर. अभी ये गलत है. एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी क्रूड ऑयल हो, हर क्रूड ऑयल में एटलीस्ट 0.001% हो या ना हो, सल्फर का कंटेंट होता ही है. सल्फर इज अ मस्ट थिंग इन एवरी क्रूड ऑयल. अगर ऐसा है तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया. अगर थर्ड ऑप्शन गलत हो गया तो 1 and 3 चला जाएगा, 1, 2 and 3 चला जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा बच जाएगा, 1 and 2. देखिए, यह सवाल में अगर आपको कोई भी बेसिक्स पता ना हो, फिर भी आपको कोई चीजें जरूर पता होती है कि सल्फर के बेसिस पे हम हर ऑयल का ऑक्टेन नंबर निकालते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसका नॉकिंग पॉइंट क्या है. इस हिसाब से सल्फर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी क्रूड ऑयल. और ये क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन, इट डज नॉट कंटेन सल्फर, तो ये गलत है. आ गया समझ में. सो इस हिसाब से जो बहुत इनोवेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने न्यूज़पेपर में देखा है लेकिन पढ़ा नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से टैकल करना पड़ता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली. सो रिमेंबर, इट इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल. और दूसरी चीज, इट इज सोर्स्ड फ्रॉम द नॉर्थ सी. हम इसके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी लेते हैं. सी, Brent crude is the biggest of many major classifications of crude oil, consisting of Brent crude, Brent street light crude, Brent street light crude, Osberg, Ecofisk and Fortis. ये सभी मेजर क्लासिफिकेशंस है क्रूड ऑयल के. Brent crude is sourced from North Sea. North Sea. अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप क्या कीजिए, मैप देखिए, मैप में नॉर्थ सी कहाँ पे आता है वो आप देखिए, और इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे पुट कीजिए.
Brent crude oil marker is also known as Brent blend, London Brent और Brent petroleum. ये तीनों नामों से भी इसको जाना जाता है, Brent blend, London Brent और Brent petroleum. It is used to price, मतलब Brent crude oil ये जो क्लासिफिकेशन है, it is used to price 2/3 of the world's internationally traded crude oil supplies. 2/3. अभी इसमें क्या ध्यान में रखना है, ये जो क्रूड ऑयल होता है इसमें 0.05% टू 10 वेट परसेंटेज का सल्फर होता है. जनरली इतना सल्फर होता है, लेकिन जनरली 1 to 4 वेट परसेंट का सल्फर होता है. इसमें अगर लेस देन 1% सल्फर हुआ तो इसको कहा जाता है लो सल्फर कंटेंट, इसको कहा जाता है स्वीट क्रूड ऑयल. रिमेंबर दिस थिंग, अगर सल्फर का कंटेंट 1% से कम होगा तो इसको लो सल्फर कंटेंट कहा जाता है, इसको स्वीट क्रूड ऑयल कहा जाता है. और अगर इसमें 1% से ज्यादा सल्फर का कंटेंट हुआ तो इसको हाई सल्फर कंटेंट कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोर ब्रेंट क्रूड. चलेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32. द फंक्शन ऑफ द हेवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन. ये ध्यान में रखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर, और हेवी वाटर जो होता है इसका यूज स्पीड का न्यूट्रॉन कम करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि ये न्यूट्रॉन बहुत अच्छी तरीके से जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उस पर रिएक्शन करे, उनका रिएक्शन टाइम बढ़ जाए और वहां पे एनर्जी का निर्माण हो. तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, दो चीजें ऐसी है जो न्यूट्रॉन का स्पीड कम करने के लिए यूज की जाती है. एक का नाम है हेवी वाटर, दूसरे का नाम है ग्राफाइट. ध्यान में रखिए, हेवी वाटर एंड ग्राफाइट्स आर यूज्ड फॉर डिसेलरेटिंग द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन यानी ये कूल डाउन द रिएक्टर. तो यहाँ पे हेवी वाटर का काम रिएक्टर को कूल डाउन करना नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं जगह ये यूज किया जाता है, उसको हम एक अलग नाम यूज करते हैं, उसको कहा जाता है कूलेंट. बेसिकली कूलेंट का काम न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल डाउन करना नहीं होता है. कूलेंट का काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कोई भी हीट जनरेट हुई है, ये हीट को न्यूक्लियर रिएक्टर की कोर से जो स्टीम का टरबाइन है वहां पे वाटर हीट करने के लिए, वाटर बॉईल करने के लिए लेके जाना, और वहां पे जो स्टीम जनरेट होती है उस स्टीम के यूज से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है. सो ये ध्यान में रखिए, ये कूलेंट का काम है. तो कूलेंट के हिसाब से कौन से पदार्थ एज अ कूलेंट यूज किए जाते हैं, उनके नाम है वाटर, देन हेवी वाटर, देन एयर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिक्विड सोडियम, सोडियम पोटेशियम एलॉय. सभी नाम याद रखिए, इस पे सवाल जरूर आ सकता है. वाटर, हेवी वाटर, एयर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिक्विड सोडियम एंड सोडियम पोटेशियम अलॉय, ये सभी के सभी चीजें एज अ कूलेंट यूज किए जाते हैं. इनका मेन फंक्शन है टू कैरी हीट जनरेटेड इनटू द कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इनटू द सोडियम इनटू द वाटर टरबाइन चेंबर. सो ये भी नहीं है. एंड टू स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन स्टॉप करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में बोरॉन और कैडमियम के रॉड लगाए हुए होते हैं. बोरॉन और कैडमियम के रॉड का सबसे जरूरी काम है एक्सेसिव न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना. रिमेंबर, बोरॉन एंड कैडमियम आर एब्जॉर्बेंट ऑफ न्यूट्रॉन. वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टॉप करते हैं, बोरॉन एंड कैडमियम. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33. इन इंडिया, इफ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इट इज एंटाइटल्ड टू. मतलब कोई भी कम्युनिटी को अगर नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तो उनके कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं. तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड the word minority anywhere in the constitution. I repeat this line once again. The word minority is not defined anywhere in the constitution, but Indian constitution do mentions the word minority. यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के अल्पसंख्याकों को रिकॉग्निशन देता है. एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरा है वो है रिलीजियस माइनॉरिटी. So remember this thing, Indian constitution recognizes two kinds of minorities. One is linguistic minority, second is religious minority. तो यहाँ पे ये जो minorities है इनको क्या क्या benefits मिलते हैं उसके बारे में दिया हुआ है. So first, the minorities can establish and administer exclusive educational institution. Yes, it's a true thing.
Basically, rights of minorities are given in Article 29 and 30 of the Indian Constitution. Article 29 talks about cultural rights of minorities and Article 30 talks about educational rights of minorities. यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आर्टिकल 29 इज एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी वर्ड का कहीं पे भी मेंशन नहीं है. आर्टिकल 29 में ऐसा दिया हुआ है, एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजंस रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया shall have the right to conserve their language, script, culture in their own manner. Since Article 29 में word any sections of the citizens लिखा है, इसलिए Article 29 is applicable to minority as well as majority. Whereas Article 30 it specifically talks about minority and their right to establish and administer educational institutions of their choice. So यहाँ पे prelims के हिसाब से एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखिए. Article 29 is applicable to minority as well as majority, whereas Article 30 is applicable to minority only. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में एक चीज मैंने दी हुई है. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व थी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 सीट रिजर्व थी. एज पर आर्टिकल 331 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी शैल हैव 1 seat reserved in Lok Sabha, and that Anglo-Indian community member shall be nominated by President of India whenever he feels that it is pertinent that Anglo-Indian community is not adequately represented in Lok Sabha. He could have nominated 2 members of Anglo-Indian community to the Lok Sabha, whereas governor of a particular state had the right to nominate 1 member of Anglo-Indian community in the state legislative assembly based on Article 333 of the Indian Constitution. So Article 331 talked about Anglo-Indian community in Lok Sabha. Article 333 talked about Anglo-Indian community in state legislative assembly. तो यहाँ पे ये जो नॉमिनेशन था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इन स्टेट असेंबली एंड इन लोकसभा, यह 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से 2019 से कैंसिल किया गया है. ये बिल 2019 का है. इसका इम्प्लीमेंटेशन जनवरी 2020 से शुरू हुआ है एंड द नंबर ऑफ द बिल इज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो बेसिकली एंग्लो इंडियन का कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, सो ये सॉल्व करने का काम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट करती थी. ध्यान में रखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज रिस्पांसिबल फॉर all matters related with the Anglo-Indian community as it is also related with so first is correct. The President of India automatically nominates a representative of the community to the Lok Sabha. So यहाँ पे दिया हुआ है. So ये लोक सभा में माइनॉरिटी के लिए नहीं है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए है. और तीसरी चीज, इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, सो इट इज एप्लीकेबल टू सेम. सो दैट्स व्हाई थर्ड इज करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज C, 1 and 3 only. So this is the one part. Now the next question is question number 34. India is a home to the lakhs of persons with disabilities. What are the benefits available to them under law? Right? Free schooling till the age of 18 years in government run schools. Now these are very general questions and it happens that we may not know specific answers to these questions specifically from government schemes. So what could be the answer? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे होता है ये देखेंगे. So सबसे पहली चीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिनको दिव्यांग कहा जाता है, हम तीनों भी ऑप्शन पढ़ेंगे और इसमें से कौन से ऑप्शन पे हम कौन सा कैंसिल कर सके हम देखेंगे. So पहला, पता नहीं है हमें ऐसा होता है या नहीं. दूसरा, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर गेटिंग अ बिजनेस, ये भी हमें श्योरली पता नहीं है ये सबको मिलता है या नहीं मिलता है. और तीसरा, रैम्प्स इन दी पब्लिक बिल्डिंग, ये हमें पता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उन सभी के लिए हर पब्लिक बिल्डिंग में, यहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग नहीं लिखा है, अगर प्राइवेट बिल्डिंग लिखा होता तो अलग बात होती, यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग लिखा है. सो हर पब्लिक बिल्डिंग में इट इज कंपल्सरी दैट देयर शुड बी रैम्प. सो थर्ड ऑप्शन इज मस्ट. अगर तीसरा मस्ट है तो ऑटोमेटिकली पहला ऑप्शन चला जाएगा. नाउ व्हाट रिमेन, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3. नाउ दूसरे के बारे में हमें इतना कॉन्फिडेंस ले, लेकिन ये हो सकता है कि फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 इयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल शुड बी देयर. सो बेसिकली 1 and 3. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3, जहां पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. और एक लॉजिक आपको ध्यान में रखना है,
अगर आपको गवर्नमेंट ने दिए हुए बेनिफिट्स अगर आपको लॉजिकल लगते हैं और वहां पे कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन ओनली सिर्फ इन्हीं को मिलता है ऐसा कोई भी वर्ड दिया हुआ नहीं है, तो ध्यान में रखिए कि वहां पे ऑल ऑफ द अबव ये आप टिक कर सकते हैं, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। With what purpose is the government of India promoting the concept of mega food parks? Again, a question from government scheme. यहाँ पे हम फिर एक बार देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। To provide good infrastructure facilities for food processing industry. So पहला तो करेक्ट होना ही चाहिए क्योंकि कोई भी फूड पार्क जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क हो या फूड पार्क हो या टेक्सटाइल पार्क हो, तो हर पार्क की जगह बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे बेसिक है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना ही चाहिए। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आप ध्यान में रखिए, आप कोई भी पार्क देखो, आपको पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन वो हर इंडस्ट्रियल पार्क, टेक्सटाइल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क या आईटी पार्क होगा, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है। सो सी ऑप्शन चला जाएगा। दूसरा, टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्टेज, ये भी लॉजिकल है, ये हमें जरूरी है क्योंकि प्रोसेसिंग एक एस्टिमेट के हिसाब से इन इंडिया देयर इज वेस्टेज ऑफ ऑलमोस्ट 30% ऑफ फूड ग्रेन्स एवरी ईयर ड्यू टू लैक ऑफ गुड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड पुअर प्रोसेसिंग कैपेसिटी। सो दूसरा भी करेक्ट है। 1 and 2 अगर करेक्ट हो गया तो पहला ऑप्शन चला जाएगा। नाउ क्वेश्चन रिमेन्स अबाउट थर्ड वन, टू प्रोवाइड एमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्रेन्योर। सी, सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये बहुत एडवांस भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली स्टार्टिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड गिविंग गुड वेटेज टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। जब हम इस इंडस्ट्री में एक मकाम पे पहुंच जाएंगे, एक हाइट पे पहुंच जाएंगे, तब हमको इको फ्रेंडली या बाकी की टेक्नोलॉजी के बारे में वर्क करना है। सो थर्ड ऑप्शन यह गलत हो जाएगा, इसलिए बाय लॉजिक 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए, दिस मेगा फूड पार्क इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This flagship program was launched by Government of India during 11th 5-year plan. इसका विजन 2015 तक का था, विजन 2015 तक का था। It was launched by Ministry of Food Processing. तो इनका जो टारगेट्स था जिस पे सवाल आ सकता है, सबसे पहला टारगेट था टू रेज प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम्स फ्रॉम 6% to 20%। अब यहाँ पे पेरिशेबल आइटम में क्या क्या आता है? वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, जो चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है वो सब पेरिशेबल में आती है। तो इनका प्रोसेसिंग राइट नाउ वी हैव 6% ऑफ प्रोसेसिंग, तो ये हमें बढ़ाकर 20% करना है। दूसरी चीज, हमें वैल्यू एडिशन करना है। राइट नाउ के 20% से हमें 35% तक वैल्यू एडिशन इंप्रूव करना है। तीसरी चीज, शेयर ऑफ ग्लोबल फूड ट्रेड राइट नाउ जो 1.5% है ये हमको बढ़ाकर करना है 3% बाय द ईयर 2015। सो ये तीनों भी चीजें ध्यान में रखिए। इसी प्रकार का फूड प्रोसेसिंग के बारे में कोई भी अगर नया वाला ऑब्जेक्टिव आता है, पॉलिसी आता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, सो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मस्ट कम फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नाउ हियर द वेरी सिंपल फैक्चुअल बीट इज the permission to withdraw money out of consolidated fund of India is given by Parliament of India under an important article which is 114. Article 114 is responsible for an important bill which is called as appropriation bill. So remember, this appropriation bill, it legalizes the expenditure side of the government. I repeat once again, Article 114 appropriation bill, it legalizes expenditure side of the government. It means to spend money out of consolidated fund of India, permission of parliament is needed. It means you need law of the parliament, and that law of the parliament is called as appropriation bill. सबसे पहली चीज तो यहाँ पे consolidated fund of India के साथ और दो अलग फंड्स होते हैं, उनके नाम है आर्टिकल 266 में दो फंड्स होते हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आई रिपीट वंस अगेन, आर्टिकल 266 में दो फंड्स होते हैं, एक है
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मनी निकालने हैं तो पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी है, उसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अगर आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने हैं, सो यू कैन स्पेंड दिस मनी आउट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया विथ द परमिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब आप मंत्री की परमिशन से पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से पैसे निकाल सकते हैं, और ये जो पैसे हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से निकाल सकते हैं, दे आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आई रिपीट वंस अगेन, most of the money spent from public account of India are mostly in the form of banking transactions. और तीसरी चीज, आर्टिकल 267, it talks about contingency fund of India. Article 267 talks about contingency fund of India. Now this contingency fund of India has been constituted with an act of 1965. तो यहाँ पे contingency fund of India में से अगर आपको पैसा खर्च करना है तो ये पैसा आप प्रेसिडेंट की परमिशन से खर्च कर सकते हो, राष्ट्रपति की परमिशन से खर्च कर सकते हो, लेकिन ये पैसा खर्च करने के टाइम यू नीड सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। तो तीन स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर पैसा खर्च करना है तो ये पैसा पार्लियामेंट की परमिशन से खर्च होगा। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से अगर पैसा खर्च करना है तो ये पैसा एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर की परमिशन से खर्च होगा, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से अगर पैसा खर्च करना है तो ये पैसा प्रेसिडेंट की परमिशन से, लेकिन उनके बिहाफ से फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर से ये पैसा खर्च होगा। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 36। All revenues received by union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to consolidated fund of India. So ये straight forward question है और इसका straight answer है। ध्यान में रखिए, all of the or most of the funds received by government of India goes in the consolidated fund of India, which has an important article 266। गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिला है ये पूरा का पूरा पैसा आर्टिकल 266 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Microfinance is the provision of financial services to people of low income group. This includes both the consumer and self-employed. The service or services rendered under the microfinance are, अभी हम एक एक आंसर देखेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको माइक्रो फाइनेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें सबसे पहली चीज क्या मिलती है, आपको लोन मिलता है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पे सी ऑप्शन चला जाएगा। दूसरा, सेविंग फैसिलिटी, हाँ बराबर है, आपकी जो कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे आप पैसा जमा कर सकते हो। सो दूसरा ऑप्शन भी सही है, यू कैन डिपॉजिट योर मनी। सो अगर दूसरा करेक्ट है तो पहला ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा, बाकी अगर हम दो ना पढ़े तो भी चलेगा। करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2, 3 and 4। रिमेंबर, माइक्रो फाइनेंस इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म। It encompasses every economic activity specifically related with the vulnerable and weaker sections of the Indian society. So इस हिसाब से correct answer is 1, 2, 3 and 4। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको लगता है कि यह सवाल मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और ये मुझे कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, मेरे हिसाब से बाहर का लगता है, तो ऐसा मत सोचिए। आपको आंसर आपके सामने लिखा हुआ होता है, आपको वहां से आपका आंसर ढूंढना है, आपको वहां पे आंसर याद नहीं करना है, आपके सामने रखे हुए विकल्पों से आपको आपका आंसर ढूंढना है। इस हिसाब से देखिए, मैंने तीसरा और चौथा ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे माइक्रो फाइनेंस के बारे में क्रेडिट फैसिलिटीज एंड सेविंग फैसिलिटीज श्योरली पता है। इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो गया, आंसर इज डी। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 39। Southeast Asia has captivated, Southeast Asia मतलब ASEAN countries, captivated the attention of global community over space and time as a geostrategically significant region. Which among the following is the most convincing explanation for this global perspective? So over a time period, it was the hot theater during Second World War. Absolutely no. Yes, it was a hot theater, but still it does not hold relevance right now. So ये गलत हो जाएगा।
Its location between Asian powers of China and India. See, here they are talking about the strategically significant location of Southeast Asian nation for the world. They are not talking only about India and China. And we two countries, out of these two countries, though China is much bigger than us, India forms a very smaller component of all these things. So ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. फिर तीसरा, इट वॉज द एरिना ऑफ सुपर पावर कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड. ये थोड़ा सही है लेकिन पूरा सही नहीं है. एंड लास्ट वन इज द रीजन इज इनका जो करंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, its location between the Pacific and Indian Ocean and its preeminent maritime character is the important reason. So D is the correct answer. See what they said, they did not say the only correct answer, they said most convincing explanation for this global perspective. Most convincing explanation for this global perspective has been asked. Question number 40. A company marketing food product advertises that its item do not contain ट्रांस फैट. अब एक बात ध्यान में रखिए, ये जो ट्रांस फैट होते हैं या हेल्दी फैटी एसिड होते हैं, नॉन हेल्दी फैटी एसिड होते हैं, फैटी चेन्स जो होते हैं, इस पे जो भी सवाल आता है ना, एक बात ध्यान में रखिए, इस पर यूपीएससी हर बार सवाल पूछती है. एवरी टाइम यूपीएससी आस्क्स दिस क्वेश्चन. सो ये ट्रांस फैट, फैटी एसिड जो है, इसके बारे में आप अच्छी सी तैयारी कर लीजिए क्योंकि इस पे हर बार सवाल आता है. सो यहाँ पे व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर, ये कस्टमर को क्या सिग्निफाई करता है. सो द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल. करेक्ट है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल ये अच्छे नहीं होते हैं, जो हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते. इस हिसाब से द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड फ्रॉम हाइड्रोजनेटेड ऑयल. तो यहाँ पे बी ऑप्शन चला जाएगा. देन द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट एंड ऑयल. वेरी ट्रू, दूसरा भी गलत सही है कि ये भी करेक्ट है. ये भी दूसरा भी करेक्ट है. दूसरा कहाँ पे नहीं है. सो 1 and 3 चला गया, ये भी चला गया, पहला A and C चला गया क्योंकि दूसरा इज द मोस्ट करेक्ट. एनिमल फैट इज नॉट अ गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर थिंग एंड इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजनेटेड फैट, इट डज नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स. सो इस हिसाब से करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. हमने तीसरा ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, स्टिल वी केम टू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 40. So that's all from my side. These are the important questions that we have discussed. Tomorrow again we'll be coming with more number of questions. Till then, keep watching. Thank you. Have a good day.